हाय गाइस, तो दिस सौरभ कुमार नायक और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4, है ना। तो चैप्टर 4 पे चलने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए अपने साइड से। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास पे। आज का जो क्लास है वो होने वाला है चैप्टर 4, और चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 और चैप्टर 4 जो है ये है बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस को सर्विस करने वाली कौन सी चीजें हैं, कौन सी चीजें बिजनेस को सर्विस करती है, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो बिजनेस को सर्विस करने वाली कुछ चीजें होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग होती है, बैंकिंग होती है, कम्युनिकेशन होता है जैसे फोन का, इंश्योरेंस होता है। ये सारी चीजें क्या होती है, ये आपके बिजनेस की सर्विस होती है। मतलब ये अगर ना रहे तो बिजनेस आपका ठीक से रन नहीं कर पाता। ठीक है। तो यही सर्विसेज के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सर्विसेज किस तरह से बिजनेस को हेल्प करती है। ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज अपन ने, 1 सेकेंड, मैं इंक का कलर ले लेता हूँ। ये मैंने कलर चूज किया व्हाइट, ताकि बहुत ज्यादा विजिबिलिटी आ जाए। पहले अपन बात करेंगे बैंकिंग सर्विस के बारे में। बैंकिंग सर्विस क्या होती है? बैंकिंग सर्विसेज सर्विसेज सॉरी, क्या होती है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये बैंकिंग एक्ट जो होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये आता है कौन से उसमें, 1949। ये भी कई बार पूछा जाता है कि बैंकिंग सर्विसेज इसके अंडर आती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये आपको याद रखना है। और समटाइम आरबीआई के बारे में पूछा जाता है, तो आरबीआई का आपको याद रखना है 1935 है उसका। ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब बिजनेस जो है, जो बैंकिंग है, तो बैंकिंग बेसिकली करती क्या है? बैंकिंग हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। पहला काम क्या है इसका? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। मतलब पैसा हम लोग जमा कर पाते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, बैंकिंग क्या कर सकती है? तो बैंकिंग जो डिपॉजिट है ये कहाँ से एक्सेप्ट होनी चाहिए? ये पब्लिक से एक्सेप्ट होनी चाहिए। कहाँ से? पब्लिक से। ठीक है। और तीसरी चीज है, जब पब्लिक मांगे, जब पब्लिक क्या करे? डिमांड करे। डिमांड करे तो डिमांड पे क्या होनी चाहिए? पेएबल होनी चाहिए, है ना। पहली बात तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। किसका डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है? पब्लिक का। और कब देती है पैसा? जब डिमांड हो और वो पेएबल हो। ठीक है। डिमांड पे पेएबल होती है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट है, आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारे इसके अंदर अकाउंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो जो बैंक के अकाउंट होते हैं ना, वो आपके आते हैं, 1 सेकेंड, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। तो स्लाइड अगर अपन देखें, यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। नॉर्मली हम लोगों को याद तो होगा टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट क्या क्या होते हैं, कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला तो जो सब लोग को पता होगा, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट होता है जिसमें हम बचे कुछ पैसे जो होते हैं हमारे पास, वो हम डाल देते हैं। जो दूसरा अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन लोग के बारे में बहुत कॉमन है, और ये होता है करंट अकाउंट। ठीक है। और तीसरा जो होता है एफडी, इसके बारे में बहुत कॉमन फैक्टर है ये। सब लोग जो पैसा जमा होके बहुत सारा अगर हो जाता है तो उसको क्या कर देते हैं? फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, अकाउंट। और फोर्थ अकाउंट जो खुलता है वो है आरडी। इसके बारे में भी लोगों को पता होगा। इसको बोलते हैं रिकरिंग रिकरिंग डिपॉजिट। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा जो है ये है एमओडीए, जिसको मोड भी बोल देते हैं
और इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी अकाउंट, यहाँ पे भी अकाउंट। क्लियर है? ये 5 प्रकार के होते हैं। सम टाइम क्या होता है कि आपको एमसीक्यू में दे दिया जाएगा तो आप शायद बाकी चीजों से तो अवेयर रहेंगे, बट मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट से आप अवेयर ना हो, इसके चक्कर में गलती हो जाए। तो एमसीक्यू जो निकलते हैं ना दोस्त, तो वो यहीं से निकलते हैं, कहीं और से तो निकलते हैं नहीं, है ना। जितने भी आपके पीजीटी एग्जाम होते हैं या फिर 11th में या सीए इंटर में, सीएस इंटर में, सीएमए इंटर में, कहीं इतने बड़े बड़े एग्जाम आप दिलाते हैं, एमसीक्यू निकलते कहाँ से हैं? आपको थ्योरी बेस पता होना चाहिए। अगर थ्योरी का बेस ही आपको नहीं आइडिया है तो फिर वहां से आपको दिक्कत होती है। अब ये मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। सेविंग अकाउंट जो होता है वो अकाउंट होता है जिसमें अपन क्या करते हैं, अपने सेविंग को ऐड करते हैं। सेविंग को ऐड करने के बाद में उसमें क्या होता है कि आप सेविंग को ऐड करने के बाद में उसमें धीरे धीरे पैसा जमा करते रहते हैं। अब उसके बाद आता है कि करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? बिजनेसमैन लोग का अकाउंट होता है। अब बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं कि जैसे कि पैसा उन लोग का रेगुलर आना जाना लगा रहता है। इसमें क्या होता है सेविंग अकाउंट में, पहले समझ लीजिए, सेविंग अकाउंट में आपका पैसा नॉर्मली बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। तो एक फिक्स एक जो होता है ना रेगुलरिटी, अगर आपका 90 और 10 का रेशियो रहता है, नॉर्मल एक रेशियो बात करूं, या फिर 70-30 का रेशियो रहता है। आप नॉर्मली या तो 10% यूज करते हैं या फिर 30% यूज करते हैं। मोर देन 50%, मोर देन 50% आपका, सॉरी, मोर देन 50% आपका ये क्या रहता है, जमा रह जाता है। तो उनका क्या है, एवरेज, एक एवरेज इंटरेस्ट मिलता है। एक एवरेज इंटरेस्ट जो रहता है बैंक प्रोवाइड करती है। लेकिन करंट अकाउंट में हमसे चार्ज लिया जाता है जबकि इंटरेस्ट इसमें प्रोवाइड नहीं होता है। रीजन क्या है? इसमें सम टाइम 100% एंड सम टाइम 110% लोग यूज कर लेते हैं। कहने का मतलब सम टाइम ये अमाउंट जो रहता है इसका निगेटिव भी रहता है, तो इसमें चार्ज लिया जाता है, इंटरेस्ट लिया जाता है, जबकि किसी तरह का कोई इंटरेस्ट दिया नहीं जाता है। और ऐसे अकाउंट को मेंटेन कौन करते हैं? ऐसे अकाउंट को मेंटेन करता है बिजनेस एंटिटी, जिसको रेगुलर वे में ट्रांजेक्शन करना होता है। और किसी भी तरह के डिफॉल्टर होने से बचने के लिए ऐसे अकाउंट ओपन किए जाते हैं जिसमें अगर थोड़ा अमाउंट कम रहे तो बैंक अपने साइड से उसको पे ऑफ कर सके। उसके बाद आता है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं। और इंटरेस्ट रेट हाई होने के कारण क्या है? हाई होने के कारण ये है क्योंकि ये एफडी है, इसको आप टच नहीं कर पाते, ठीक है, इसको आप छू नहीं पाओगे। इसमें क्या रहता है, एक लॉक इन पीरियड रहता है, लॉक इन पीरियड रहता है। अब इस लॉक इन पीरियड में क्या है, आप इसको अमाउंट को छू नहीं पाओगे। नॉर्मली जो बैंक में एफडी चलती है इसमें आपका 6 महीने का लॉक इन पीरियड रहता है। 6 महीने के अंदर आप निकाल नहीं सकते। इनकेस अगर आपने निकालने की कोशिश करी और निकाल लिया तो आपको किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, ठीक है। सेम एज होता है रिकरिंग डिपॉजिट। और रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं। जैसे कि एफडी में आपका एक तरह से अकाउंट सीज रहता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए लॉक रहता है। कुछ वैसे ही होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट उन लोग के द्वारा ओपन किया जाता है जो रेगुलरली एक सर्टेन पीरियड में एक जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो अर्न करना चाहते हैं, रेगुलर वे में, है ना। रिकरिंग डिपॉजिट वो लोग ओपन करते हैं। एफडी में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। आरडी जो होता है यानी रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो नॉर्मली 1 साल, 1.5 साल का ही होता है, 1 साल, 2 साल का ही होता है, ठीक है। तो मिनिमम जो पीरियड होता है इसमें ये 6 मंथ का होता है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसमें मिनिमम जो होता है 6 मंथ का होता है। इसको अपन बोलते हैं रिकरिंग। अगर 6 महीने का 6 महीने का 1 साल का आपने एफडी कराया है ना, तो उसको एफडी नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है, ठीक है। अब ये पूछा गया था एक बार, एफडी का रेंज क्या है, मतलब मिनिमम क्या है एफडी कराने के लिए। और देखो ये है 15 दिन, 15 days to 10 years,
15 डेज टू 10 ईयर्स इसका पीरियड होता है एफडी का। ये भी एक बार पूछा गया है, मैं अभी देख पा रहा हूं। ठीक है, अब इसी को हम लोग एफडी को बोल देते हैं, एफडी को अपन क्या बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट, या फिर इसी को अपन बोल देते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब ये जो बोलते हैं कि हम लोग को फायदा किस में होता है, नॉर्मली एक अजम्पशन आता है, फायदा किस में होता है। मेरे हिसाब से रिकरिंग डिपॉजिट इज द बेस्ट वे टू सेव योर मनी, है ना। रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी आप करवाते हैं तो आप बहुत कम समय में एक ठीक ठाक परसेंटेज आप ले लेते हैं, और उसके बाद बीच में जब अमाउंट अच्छा हो जाए तब आप उसको कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, जैसा भी है, या घर बनाते हैं कई लोग। ठीक है, चलिए, इसका इंटरेस्ट वैसे आरडी का इंटरेस्ट हाई जरूर रहता है, लेकिन सेविंग जो एफडी रहता है ना उससे कम रहता है। ठीक है, अब मल्टीपल ऑप्शन क्या होता है, या एमओडी जिसको बोलते हैं, एमओडी क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। एमओडी जो होता है एक कॉम्बिनेशन होता है सेविंग अकाउंट और एफडी का। क्या होता है, सेविंग प्लस एफडी। जब आप ऐसा ऑप्शन चूज करते हो ना, ऐसा ऑप्शन चूज करने के लिए जो होता है वो होता है एमओडी। अब इसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट स्वाइप, ये बोला जाता है इसको स्वाइप अकाउंट। ठीक है, स्वाइप अकाउंट, और ये एक्टिवेट कैसे होता है, ये एक्टिवेट होता है ऑटो स्वाइप फैसिलिटी से। अब सर मेरे को भी कराना है, तो आप कुछ मत कीजिए, आप अपने बैंक में जाइए और मुझे उनको बोलिए मुझे ऑटो स्वाइप फैसिलिटी एक्टिवेट करानी है। इससे होता क्या है, इसमें होता क्या है कि आप भाई एफडी जरूर कराओ। एफडी में लेट सपोज मैं अभी की बात करूं 7% इंटरेस्ट करीब करीब मिलता है, 6.9% 95% है, तो मैं 7% ले लेता हूं इसको, और सेविंग में आपको मिलता है 2%। ठीक है, 2% आपको सेविंग में मिलता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 5% का। लेकिन आपके पास जरूरत ऐसी है कि भाई आप एफडी नहीं करा पा रहे हो और आप सेविंग में रख रहे हो, तो भी आपको दर्द हो रहा है कि मेरा 5% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, आप ये स्वाइप अकाउंट ओपन करवा लो। आप जैसे बैंक में जाओगे तो उनको बोलना भैया मेरा स्वाइप अकाउंट ओपन कर दीजिए, तो वो भैया जी जो रहेंगे वो करेंगे क्या, भैया जो रहेंगे वो क्या करेंगे, आपका स्वाइप अकाउंट ओपन कर देंगे। इससे होगा क्या, सपोज आपके खाते में 1 लाख रुपए है, और आपने बोला नॉर्मल जो रूटीन होती है उसमें मेरे को 40,000 का काम होता है, बाकी के जो 40,000 के ऊपर जितने भी अमाउंट रहे, चाहे वो 1 लाख रहे चाहे वो 1.5 लाख रहे, तो उसमें से लेट सपोज यहाँ पे जो 60,000 है वो एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो ये जो 60,000 है एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसको वो लोग क्या कर देंगे, एफडी कर देंगे, और जब आप निकालोगे तब ये निकल भी जाएंगे। ठीक है, जब भी आप निकालना चाहो तब ये निकल जाएंगे, लेकिन इस पे परसेंट रेट क्या रहेगा, 4.25% से कुछ अब और रहेगा, या कई कई बैंक में अलग अलग भी है, बट 4% से ज्यादा रहेगा। इसीलिए ये स्वाइप अकाउंट जो है ना, ये बहुत अच्छा अकाउंट माना जाता है। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया होगा, ये चलते हैं आगे क्या होता है। चलिए बैंकिंग सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। अब बैंकिंग सर्विस क्या होती है, तो इसके बारे में अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि बैंक में किस तरह से जो सर्विसेज हमको मिलती है वो उसका अवेल हम कैसे करते हैं, उसको अवेल करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको अवेल करने के लिए हम किस तरह से अपने बिजनेस को रन करने के लिए उसका यूज कर पाते हैं। तो पहली बात तो देखिए, जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस होता है ये बैंकिंग सर्विसेज जो होती है उसका बहुत अच्छे से यूज करता है। इसके बिना उन लोग का बहुत सारा काम हो ही नहीं पाएगा। पहली बात तो आप जानते होंगे डीडी, डिमांड ड्राफ्ट इसको बोलते हैं, चेक, इसको तो बहुत अवेयर हैं आप। तो ये जो होता है इसके बिना तो बिजनेस का काम होता ही नहीं है, और ये जो दोनों है ना, ये रीढ़ की हड्डी बोली जाती है बिजनेस की, इसके बिना काम होगा नहीं, भरोसे में काम होता है।
तो ये जो चीजें हैं ये आप काट के सामने वाले को, आपके क्रेडिटर होते हैं, डेटर होते हैं, इनसे आप देते हो लेते हो, तो ये चीजें हैं ये बैंक के द्वारा आपको दी जाती है। ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये तो 4 दिन 3 दिन 4 दिन आपको ले लेता है ना, रियलाइज होने में कितना दिन ले लेता है, 3 दिन से 4 दिन ले लेता है। अब कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें आप डायरेक्ट, एक होता है ना कि सेटलमेंट, डायरेक्ट सेटलमेंट हो जाता है। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं, आरटीजीएस, ठीक है, एनईएफटी, और आता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, और आपका आता है कैश क्रेडिट। ये जो सर्विसेज हैं ये बैंक के थ्रू अपने कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है और इससे बिजनेस जो होता है बहुत अच्छे से रन करता है। ठीक है। अब आरटीजीएस क्या होता है और एनईएफटी क्या होता है ये समझते हैं। आरटीजीएस जो है ना, पहली बात तो ये ऑपरेट होता है आरबीआई के थ्रू। किसके थ्रू ऑपरेट होता है, आरबीआई के थ्रू ऑपरेट होता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो रियल टाइम ग्रॉस डिपॉजिट। ठीक है, ये इसका, सॉरी डिपॉजिट बोल रहा हूं, सॉरी सेटलमेंट, 1 सेकेंड, आई मस्ट इरेज दिस थिंग। ठीक है, तो ये होता है सेटलमेंट। अब एनईएफटी होता है, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा गया है कई बार, नेशनल फंड, सॉरी नेशनल इलेक्ट्रिक फंड। मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, नया नया है तो यूज करने में, और थोड़ी सी घबराहट भी हो जाती है कभी कभी यूज करने में, तो उसके लिए सॉरी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म ये है। चलिए, अब ये जो है ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, और इन दोनों के बारे में फिलहाल डिस्कस करेंगे अपन। जो पहले आरटीजीएस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, इसमें एक वर्ड दिया गया है रियल टाइम, और रियल टाइम जो है ना ये है कि आप जब कभी कभी भी बोल सकते हैं पैसा जमा करते हैं या फिर कहीं पे कोई आपको ट्रांसफर करता है, तो रियल टाइम पे मतलब ऑन द स्पॉट ही वो ट्रांसफर हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज रियल टाइम। ग्रॉस डिपॉजिट बोलने का मतलब होता है जितना पैसा ट्रांसफर किया गया उतना ही पैसा ट्रांसफर होता है, उसमें कोई चार्ज अलग से लिया जाता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब एक मिनिमम आपको आरटीजीएस कराना है, तो एक मिनिमम अमाउंट जो होता है आरटीजीएस कराने का होता है 2 लाख का। कितने का, 2 लाख का मिनिमम अमाउंट है ये। मिनिमम अमाउंट 2 लाख का होना चाहिए, अगर 2 लाख से नीचे का अमाउंट है तो आप आरटीजीएस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए, उसके बाद है कि चलिए उसके बाद है एनईएफटी, और एनईएफटी जो होता है, एनईएफटी जो होता है वो क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और उसके कुछ पॉइंट्स अपन समझ लेते हैं कि ये नेट सेटलमेंट बेसिस पे होता है। ठीक है, किसके बेसिस में होता है, नेट, ये ग्रॉस सेटलमेंट पे हो रहा है और ये नेट सेटलमेंट पे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर समझ में आया, ये ग्रॉस सेटलमेंट पे और ये नेट सेटलमेंट पे। अब ये जो होता है इसकी लिमिट नहीं है, नो वैल्यू लिमिट। ठीक है,
मतलब मैं कुछ रुपए भी हो, है ना, और बहुत सारे रुपए हो, दोनों को ही यूज करके इसका फायदा उठा सकता हूँ। क्लियर है? ये कुछ चीजें जो पूछी जाती हैं और हम उसी को पढ़ रहे हैं बस। ठीक है, और कुछ छोड़ रहा हूँ सर आपने बताया नहीं, तो वो चीज जो है वो आप मुझे बता सकते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट भाई देखो, जैसे कि आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक आपको करंट अकाउंट पे कुछ पैसे एक्स्ट्रा निकालने की फैसिलिटी देती है, दैट इज बैंक ओडी। ठीक है, अब ये किस में मिलता है? ये आपके केवल करंट अकाउंट में मिलता है। किस पे मिलता है? करंट अकाउंट पे मिलता है। ये फैसिलिटी किस पे मिलती है? अगेन करंट अकाउंट पे मिलती है। और इसका एक वो रहता है कि इतना ही आप निकाल पाओगे एक्स्ट्रा। और ये किसके लिए रहता है? ये रेगुलर कस्टमर के लिए रहता है ना, रेगुलर कस्टमर्स के लिए रहता है। ठीक है, कैश क्रेडिट की बात करते हैं। कैश क्रेडिट जो होता है, डे टू डे वर्किंग कैपिटल जो आपको जरूरत पड़ती है, इसके लिए आप कैश क्रेडिट निकालते हैं। ठीक है, कैश क्रेडिट बोलने का मतलब है कुछ कैश आपको एज अ क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट बोलने का मतलब होता है उधार। ठीक है, कुछ कैश क्रेडिट जो होती है वो उधार में आपको मिल जाती है, इट इज कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट जो होता है वो जो अमाउंट विड्रॉ हुआ है उसी पे बेस्ड रहेगा, उसी पे ही आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को एक दूसरे पेज में समझेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में आपका आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों आते हैं। ठीक है, क्लियर है? बट फिर भी उसके अंदर क्या होता है वो हम समझते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आ गए हैं तो हम पहले बात तो समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक यानी ई बैंकिंग क्या होती है। ई बैंकिंग क्या होती है? तो जब एक कस्टमर जो होता है, एक कस्टमर जो है ना, वो बैंक ना जाके, बैंक नहीं गया हो, कस्टमर बैंक नहीं गया, वो सीधे अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में बैठ के किसी को फंड ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? फंड ट्रांसफर कर रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? ई बैंकिंग। क्लियर है? तो किसी तरह से आप अपने लैपटॉप पे बैठते हैं और बिना बैंक जाए, आपने बैंक आप गए नहीं, और बिना बैंक जाए आपने क्या किया? आपने अपना सारा काम निपटा दिया, तो इसको अपन बोलेंगे ई बैंकिंग। क्लियर है? चलिए, अब ई बैंकिंग बेसिकली यूजफुल किसके लिए? ये सारे लोग के लिए यूजफुल है। ये आपके लिए भी यूजफुल है, ये मेरे लिए भी यूजफुल है। पर्सनल कंप्यूटर पे सारी चीजें कर सकते हैं। मुझे अगर अपना पासबुक चाहिए होगा तो मैं पर्सनल कंप्यूटर पे सारा निकाल सकता हूँ। अब कुछ सर्विसेज हैं जो ई बैंकिंग के थ्रू हमको दी जाती है। ठीक है, अब कौन कौन सी सर्विसेज हम लोग ई बैंकिंग के अंदर यूज करते हैं? जैसे कि मुझे पैसे निकालने, तो मैं कहाँ जाता हूँ? सबसे पहले मैं जाता हूँ एटीएम। ठीक है, तो एटीएम की बात कर लेते हैं। तो ई बैंकिंग के अंदर जो पहली चीज आती है वो आती है एटीएम। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, सेकंड जो है ईएफटी की बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन। चौथा जो होता है वो होता है क्रेडिट कार्ड, आजकल बहुत चल रहे हैं। ठीक है, पांचवा इसके अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। डेटा
इंटरचेंज। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि ये सारी चीजें, इसको ईडीआई बोल देते हैं, ईडीआई। ठीक है, ये शायद आपके लिए ना ईएफटी नया होगा और ईडीआई नया होगा। ठीक है, ये दोनों के बारे में समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ई बैंकिंग अपन ने कर लिया, अब आगे करेंगे। क्या होता है ई बैंकिंग? ई बैंकिंग जो होता है वो बेसिकली कैशलेस इकोनॉमी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, व्हाट रिप्रेजेंट, व्हाट इकोनॉमी, व्हाट ई बैंकिंग रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट कैशलेस इकोनॉमी। बिना पैसे के जो घूमते रहते हैं सड़क पे, बस वही वाली। पैसा रहता है हमारे पास लेकिन हम पैसा यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं कार्ड्स। ठीक है, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अब वो डेबिट कार्ड के भी कई टाइप्स होते हैं, प्लेटिनम, मैग्नम, है ना, वीजा। तो ये अलग अलग टाइप के रुपये आप ना ये एक मुझे करना आप, रुपए, ये रुपए और एक होता है वीजा कार्ड। क्या आपको इन दोनों कार्ड पे वीडियो चाहिए? इस पे वीडियो चाहिए? अगर चाहिए तो ना कमेंट में लिखना यस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के भी कभी कभी ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये मैं श्योरली बता देता हूं, पहले कल क्लियर कर देता हूं, पीजीटी में पूछे नहीं जाएंगे, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बट ये 12th का जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट मेथड है वो किस तरह से काम करता है। अब ये यूपीआई जो है ये भी आपके ई बैंकिंग में आता है कि नहीं आता है? कमेंट कीजिए, आता है कि नहीं आता है यूपीआई। और इसका जो है ना, आप मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए। अब इतने क्वेश्चन तो शायद मैं पूछ सकता हूं और जो देख रहा होगा वो बताएगा मुझे कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा यूपीआई का। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। टॉपिक जो हमारा है, और आगे का टॉपिक जो है वो बैंकिंग के कार्ड्स के ऊपर है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। तो कार्ड की बात करें तो मैं इसी में बात करूंगा, इसी स्लाइड में बात करूंगा, मैं अलग से लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कार्ड की बात करें तो पहला तो हमारा होता है डेबिट कार्ड। ठीक है, तो डेबिट कार्ड जो होता है ये सब जानते होंगे, जो नॉर्मल आपका एटीएम कार्ड होता है ये आपका डेबिट कार्ड होता है। और उसके बाद होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसमें आप एक्सेस एक्सेस जो होता है वो विदड्रॉ करते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है आप हमेशा डिपॉजिट करके रखते हैं और उससे पैसा कटते रहता है, और सेविंग से आपका पैसा उसमें जाते रहता है, सेविंग से जो होता है उसमें पैसा जाता है और यहाँ से कटते रहता है। ठीक है, ये होता है क्रेडिट कार्ड। इस पे एक मनी अमाउंट एक पर्टिकुलर पड़ा रहता है। और एक होता है प्रीपेड कार्ड। क्या होता है प्रीपेड कार्ड? इसका चलन इंडिया में नहीं है, बहुत कम चलन है। जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, वो क्या करते हैं, अपने एक कार्ड अलग से बनवा लेते हैं छोटा सा। ठीक है, उसमें पैसा कम रहता है, मतलब कार्ड तो उतना ही बड़ा रहता है लेकिन पैसा इसमें क्या रहता है, लेस मनी वो लोग डिपॉजिट कर लेते हैं। जैसे 2 लाख 4 लाख रुपए इसमें डाल दिए, उनके बैंक में हो सकता है 4-5 करोड़ पड़े हों। कोई बंदा अगर स्कैमर होगा और अगर स्कैम करेगा भी, तो ये जो इस खाते में 4 लाख रखे हुए हैं, 4 लाख रखे हुए हैं, तो ये 4 लाख एम्प्टी होगा। वो बाकी पैसा एम्प्टी नहीं कर पाएगा, बाकी पैसा अपना ले नहीं पाएगा। ठीक है, अब इसको अपन वॉलेट भी बोल देते हैं, मनी वॉलेट, या है ना, कार्ड मनी वॉलेट बोल लो या मनी वॉलेट बोल लो, ऐसे कुछ नाम है जिनसे ये पूछा गया है पहले। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये
बुक में नहीं है, ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा है कार्ड मनी वॉलेट या बाकी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये बुक में नहीं है। ये पूछा गया समटाइम, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ही ज्यादा पूछा जाता है, आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अब ये आजकल नया जो आया है वो आ गया आधार अनेबल पेमेंट, ठीक है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS। इसमें क्या होता है, आप जो होते हैं अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग योर आधार, है ना। आधार कैन बी यूज्ड एज डेबिट कार्ड, ठीक है। बट ये डेबिट कार्ड लिखना मेरे हिसाब से गलत होगा, मैं लिख के भी काट रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि मैंने काटा है इसको। यूज्ड एज क्या होगा, यूज्ड एज वेरिफिकेशन और केवाईसी। अब ये केवाईसी के लिए यूज होता है आधार कार्ड, और क्योंकि इसमें आपका फिंगरप्रिंट जो होता है, फिंगरप्रिंट जो होता है उसको एनेबल आपने करके रखा हुआ होगा, तो जहां भी आप फिंगरप्रिंट लगाएंगे आपके आधार नंबर को डालने से ही किसी भी बैंक अकाउंट से, आपके पास हो सकते हैं 4 बैंक अकाउंट हो, तो चारों से ही आप अलग अलग विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यूपीआई ऐप जो होता है, यूपीआई जो होता है इसका फुल फॉर्म तो आप बताएंगे। इसमें क्या होता है कि आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन तो नहीं होता, एक 20 ट्रांजेक्शन होता है, 20 ट्रांजेक्शन पर डे होता है। अब ये जो होता है आप कर सकते हैं, और इसमें से आप जो मैक्सिमम अमाउंट है फिलहाल अभी 1 लाख है, ठीक है। 1 लाख अमाउंट जो है एक दिन में आप एक अकाउंट से खर्च कर सकते हैं। आपके यूपीआई में 2 अकाउंट ऐड है तो आप 2 लाख तक स्पेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग योर यूपीआई। अब ये माइक्रो एटीएम वाला भी कॉन्सेप्ट फैला हुआ है। तो माइक्रो एटीएम क्या सर छोटा रहता है एटीएम? नहीं, छोटा नहीं रहता है। अब ये क्या होता है, कई बार ना कहीं पे एटीएम नहीं होते, तो उसके लिए छोटा सा पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल लगाया जाता है। अब ये जो होता है जीपीआरएस जो होता है इसको यूज करता है, किसको यूज करता है? जीपीआरएस को यूज करता है। अब जीपीआरएस को यूज करके ना पॉइंट ऑफ सेल सर्विस के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ सेल के लिए, ठीक है। चलिए, मोबाइल वॉलेट के बारे में आप तो जो होता है मोबाइल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट, है ना, मोबाइल वॉलेट या डिजिटल वॉलेट, आपके अमेजॉन वॉलेट आपने सुना होगा, अमेजॉन वॉलेट, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है ना ये आपके मोबाइल वॉलेट कहलाते हैं, ठीक है। और ई वॉलेट या डिजिटल वॉलेट इसको बोल दिया जाता है। अब भीम का एक वो है, पूछा गया है जो कई बार, भीम का मतलब क्या होता है? जो एक आया था भीम, सबसे पहले यूपीआई की शुरुआत ना भीम से ही हुई थी, बट भीम जो है वो पीछे रह गया, और जो बाकी चीजें थी ना, बाकी लोग थे, उन्होंने एक नया तरह का ऐप बनाया और वो बहुत आगे निकल गए। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, ये जो है ना इसको भीम बोला गया, और ये ऐप इसमें इंक्लूड नहीं है बिल्कुल भी। BIF BH इसका लिया गया, I और M, ठीक है, ये इसका आ गया भीम। अब कई बार पूछा गया है इसका, तो आप इसको याद रखेंगे। और उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ सेल, और पॉइंट ऑफ सेल जो होता है वो वही है, आप एक ने कार्ड देखा होगा, एक ऐसे स्वाइप करने वाला, इधर स्वाइप करते हैं, इधर स्क्रीन होती है, इधर बटन्स रहते हैं, है ना। ये आपको डी मार्ट में देखने को मिल जाता है, डी मार्ट में कार्ड स्वाइप करने वाला, इसी को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल सर्विस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, कार्ड स्वाइप करने के बाद आपका पैसा इसमें से कट जाता है, आपको एटीएम नंबर, आपका पिन जो होता है वो आपको डालना पड़ता है, बाकी ये कट जाता है पैसा आपका। इसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल।
इंटरनेट बैंकिंग कई लोगों ने यूज करी हुई है। तो इंटरनेट बैंकिंग जो आपकी होती है ना, वो होती है कि आप इंटरनेट पे गए, है ना, इंटरनेट पे जाके फिर आपने आपने क्या करा इस पे, जैसे सेंट्रल बैंक है तो सेंट मोबाइल आपने ओपन कर लिया, है ना, या सेंट बैंकिंग ओपन कर लिया और उसमें से ट्रांजेक्शन आपने करा, तो ये जो है ना आपका इंटरनेट बैंकिंग कहलाएगा। मोबाइल बैंकिंग तो आजकल जैसे योनो ऐप आता है, योनो ऐप यूपीआई जैसा होता है बट यूपीआई नहीं है ये, इसको बोलेंगे मोबाइल बैंकिंग। थोड़ा सा ना अंतर होता है यूपीआई में और मोबाइल बैंकिंग में, थोड़ा सा ही अंतर होता है बस। उसके बाद आता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, यानी कि क्यूआर कोड। इसका बहुत यूज करते हैं आप लोग, मैं भी यूज करता हूँ। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड जो होता है वो, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, इससे क्या होता है, अपन क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, ऐसा ऐसा करके होता है, दाने दाने कुछ होते हैं, कहीं पे कुछ बना होता है। अब इसको अपन जैसे स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद में अपन को सामने वाले का लिंक मिलता है, क्या मिलता है, लिंक, और उस लिंक में अपन क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। और इसी का यूज करके आपका मोबाइल बैंकिंग भी बना है ना, और इसी का यूज करके आपका भीम यूपीआई भी बना है, और इसी का यूज करके आपका यूपीआई भी बना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए शायद इतना काफी होगा, बहुत लंबा पढ़ाऊंगा तो शायद आप बोल देंगे सर इतना एक दिन में हो नहीं पाएगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंश्योरेंस का। ठीक है, आई होप कि आज की क्लास थोड़ी सी आपके लिए सुटेबल रही होगी, नहीं थी तो उसके लिए मुझे सॉरी, क्योंकि ये जो क्लास है मेरे लिए ट्रायल क्लासेस की जैसी थी, लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विथ दिस पेन टाइप। थोड़ा सा बड़ा भी है और बड़े की जरूरत भी होती है, इतना बड़ा अगर आप क्लास ले रहे हैं तो फिर जरूरत भी उतने की है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। और बने रहिए साथ में, जब तक क्लासेस आगे बढ़ती हैं तो फायदा आपको भी होगा अगर लगातार जुड़े रहेंगे तो। थैंक यू सो मच, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल और लाइक कीजिए वीडियो को ताकि मुझे समझ में आए कि भैया आपने देखा है वीडियो। थैंक यू।